नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फोर्थ आई न्यूज़ पर और मैं सत्येंद्र सिंह हूँ। आज हम जिसके साथ मौजूद हैं उनका नाम है गौरी शंकर श्रीवास। ये वही चेहरा है जब कांग्रेस की छत्तीसगढ़ में सत्ता थी और विपक्ष में भाजपा थी। उस वक्त जो चेहरा लगभग हर आंदोलन में नज़र आता था वो था गौरी शंकर श्रीवास का। इस पैकेज के जरिए आप जान लीजिए कि गौरी शंकर श्रीवास है क्या। लंबी चौड़ी कदकाठी और माथे पर तिलक, ये शख्स हैं गौरी शंकर श्रीवास, जो कि छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है। पिता इनके एक सैलून चलाते थे और सामान्य सी परिस्थितियों में इनका पालन पोषण हुआ। अपनी कदकाठी का फायदा इन्होंने कुश्ती में भी उठाने की कोशिश की। फिर इन्होंने मॉडलिंग में भी किस्मत आजमाई, लेकिन किस्मत में तो राजनीति लिखी थी। लिहाजा वे स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की विचारधारा से इतना प्रभावित हुए कि जीवन भाजपा के लिए समर्पित करने का मन बना लिया और आज वे छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता की अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार है, लेकिन जब भाजपा विपक्ष में थी तो इन्होंने प्रदेश में होने वाले कई बड़े आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इनकी युवाओं में अच्छी पहुंच है, साथ ही सोशल मीडिया पर भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है, जहां वे अपने चाहने वालों से लगातार जुड़े रहते हैं। लेकिन सरकार में आने के बाद यही सोशल मीडिया अब उनके लिए मुसीबत भी बन गई है, क्योंकि विपक्ष में रहते हुए ये जितने आंदोलन में हिस्सा लेते रहे हैं, सरकार आने के बाद अब वही लोग उन्हें जमकर ट्रोल करते हैं। फोर्थ आई न्यूज़ पर आज के हमारे मेहमान गौरी शंकर श्रीवास के साथ हम तसल्ली से बात करेंगे, जिसे आप पूरा सुने, क्योंकि इस पूरे इंटरव्यू में आपको बहुत सी नई और अच्छी जानकारियां मिलने जा रही हैं। सबसे पहले फोर्थ आई न्यूज़ के सभी सब्सक्राइबर, सभी व्यूवर को मेरा सादर प्रणाम। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सत्येंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना कीमती समय देकर मुझ जैसे छोटे से कार्यकर्ता को समय दिया है और अपने से मुखातिब होने का आपने प्रयास करवाया है। किस तरीके से आपने राजनीति में आने का सोचा? वो कौन सा वक्त था जब आपने सोचा कि राजनीति में आना है? देखिए, राजनीति मेरी अभिरुचि का पहले से ही काफ़ी मेरी रुचि रही है। ये बात अलग है कि राजनीति में मैं नहीं आ पा रहा था। राजनीति में रुचि ऐसी थी कि कॉलेज काल से ही मैं राजनीति में आना चाहता था, लेकिन उचित मंच नहीं मिल रहा था। और मैंने जो एमए की है, पढ़ाई की, वो भी राजनीति शास्त्र में ही की है। तो विश्व की राजनीति को जब मैंने अध्ययन किया, फिर देश की राजनीति के इतिहास में गया मैं कालखंड में, उसके बाद कहीं ना कहीं अपने आप को भी ऐसा महसूस करता था कि मुझे भी कभी मौका मिलेगा तो राजनीति में मैं लोगों के बीच जाऊँगा, उनकी बातों को उठाऊँगा, सेवा करने का अवसर मिलेगा। और ये मौका मिला मुझे 2008 में, जब भारतीय जनता पार्टी से, और मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी से बहुत प्रभावित हुआ करता था। राज्य बनने के बाद जब मैं देखता अटल जी को, तो उन्हीं के ही व्यक्तित्व को देखकर मैं भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया। आपका पारिवारिक स्थिति जो बचपन से आप अगर देखें तो? देखिए, मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि बहुत ही सामान्य रही है। मेरे पिताजी का एक छोटा सा सैलून था और कभी ज़िंदगी में उन्होंने 2 पहिया वाहन नहीं देखा। साइकिल में ही ज़िंदगी उनकी शुरू ही साइकिल में ख़त्म हो गई। जिस दिन मैं कार लिया। कहाँ पर जन्म हुआ? ब्राह्मणपारा में। ब्राह्मणपारा, रायपुर में। और ये दुख की बात भी है, हमेशा मुझे इस बात का दुख होता है कि जिस दिन मैं पहली गाड़ी लिया, उस दिन मेरे पिताजी अस्पताल में भर्ती थे, उनकी स्वास्थ्य खराब हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई। उनको मैं गाड़ी तक में नहीं बैठा पाया। ये आज तक मुझे इस चीज़ का मलाल है कि हमारे पिताजी साइकिल चला चला के हम लोगों को पाले, और जब उनका अच्छा टाइम आया तो हमारे बीच नहीं थे वो। ये मेरे को बहुत ही वो होता है। 3 बहनें थी, 2 भाई थे। एक भाई की आकस्मिक मृत्यु हो गई थी एक दुर्घटना में। माँ है, आज भी बहुत ही सामान्य परिवार है। मैंने बताया ना कि हम लोग उस परिवार के हैं। पिताजी की सैलून थी, हम लोग साथ में जाते थे, सारे सरकारी स्कूल में पढ़े हम लोग। कहीं हम लोगों ने कोई ऐसा वो नहीं देखा। अब लेकिन राजनीति में आने के बाद खुद से अपने आप को हम लोगों ने खेती किसानी में ढाला। सोलर का भी एक व्यवसाय है छोटा सा। तो धीरे धीरे हम लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं, परिवार को भी साथ लेकर चल रहे हैं, समाज को भी ले रहे हैं। सेन समाज के संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी है आज। समाज को भी, बहुत छोटा सा समाज है, दबा समाज है, उसको भी उठाने का लगातार प्रयास हम लोग कर रहे हैं। राजनीति की कोई ऐसी घटना का वो आप याद करना चाहेंगे जो कि यादगार हो आपके लिए? सत्येंद्र जी, अभी तक के कार्यकाल में, अभी तक के राजनीतिक जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं, और खुशी मन को तभी मिलती है जब लोगों को हम रिजल्ट देते हैं, उनको न्याय दिलाते हैं। ऐसे बहुत से मौके आए हैं। किसानों के लिए बहुत हमने संघर्ष किया है। सरकार में थे तो भी संघर्ष किया। अभी जो एक वाकया था उसने कहीं ना कहीं मुझे दहलाया, जब 2021-22 में 1 साल से आंदोलन करने वाली विधवा बहनों ने
सर मुंडाया। वो घटना मुझे बहुत ही ज़्यादा विचलित करती है कि एक महिला अपना केस कब त्यागती है, जो उनका सबसे बड़ा सम्मान होता है। तो दुख भी मतलब सौभाग्यशाली भी था कि उन्होंने सिर्फ मुझे बुलाया, और दुर्भाग्यशाली भी था कि मैं उस घटना का साक्षी बना। मैंने समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनकी जो भावनाएं थी उसको मैं रोक नहीं पाया। और मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी की सरकार जाने में एक बड़ा माइलस्टोन घटना ने भी बिल्कुल उस घटना का योगदान है, उन बहनों का योगदान है जिन्होंने 300 ज़्यादा दिन आंदोलन किया। एक महिला का केस त्यागना, रुदन करना, वो भी छत्तीसगढ़ के बीच चौराहे पे, राजधानी पे, कोई छोटी मोटी घटना नहीं। आज जो घटना याद आती है तो बहुत ही अजीब सा महसूस होता है। आप भी पीछे उसमें बैठे हुए थे, मैंने आपको देखा जब वो केस मुंडा रही थी, आप भी पीछे बैठे हुए थे। लेकिन अब आपको क्या लग रहा है, आप तो सरकार में है, तो उनका क्या हुआ? आज आपके चैनल पे बड़ी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ इस बात को, अभी तक मैंने किसी को नहीं कहा। गाये बगाए हुए बहनें लगभग हर दिन मुझे फ़ोन करती है, कभी मुलाकात भी होता है, कभी बहुत लोग घर भी आते हैं, और उनका ये कहना रहता है कि भैया 7 से 8 महीना हो गया है, हम लोगों को अभी तक न्याय नहीं मिला है। तो आज आपके चैनल के माध्यम से बता रहा हूँ कि न्याय दिलाने की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री जी से, उप मुख्यमंत्री जी से, वित्त मंत्री जी से 2-2, 3-3 दौर की मुलाकात हो गई है। बहुत जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा। मतलब हम लोग इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करेंगे, और सरकार उस विषय को लेकर काफ़ी गंभीर है। महिलाओं के आत्मसम्मान का विषय था और उनका हक था जो पिछली सरकार को दिलाना था। मुझे ऐसा लगता है कि भूपेश बघेल जी ने बहुत देर कर दी, और आखिरी समय भी अगर उनको न्याय तो 8 से 9 महीने तो आपको भी हो गए अब सरकार को। सत्येंद्र जी, हम लोगों को अभी 2 महीना तो आचार संहिता में हुआ। सरकार नहीं है, बहुत सारी व्यवस्था को व्यवस्थित करने में समय लगता है। फिर भी कुछ एक टाइम ड्यूरेशन तो उनको बताएंगे, क्योंकि चूंकि अभी आपने यही बोला कि भूपेश बघेल की सरकार जाने के पीछे कहीं ना कहीं उनका भी हाथ है। बिल्कुल हाथ था। तो निश्चित है कि आप ये मानते हैं, संवेदनशील भी है, मानते हैं, लेकिन कुछ टाइमलाइन उनके लिए ईयर में आपको रिजल्ट बिल्कुल मिलेगा उनके पक्ष में। इस फाइनेंशियल ईयर में कभी भी हो सकता है कि अगले महीने हो जाए, हो सकता है 2 महीना लगे, लेकिन उनके साथ में देरी नहीं होगा। बिल्कुल, उन बहनों को मैंने भी कई बार कवरेज किया था के साथ। सत्येंद्र जी, सबसे बड़ा उस आंदोलन से मैं इस तरह जुड़ा था कि कई बार ऐसे हालात होते थे कि बरसात के समय आधी रात को उनको पुलिस आती थी खदेड़ने के लिए, मुझे बुलाते थे, मैं जाता था, रुकवाता था। कई ऐसे मौके आए कि उनके पास में राशन नहीं होता था, तो मैंने अपने घर का चावल, अपने घर का राशन भी उन तक पहुंचाया। मतलब मैं भावनात्मक रूप से भी इन बहनों के साथ में जुड़ा था, सबके परिवार वालों की जानकारी लेता था, इसलिए वो लोग भी मुझे बहुत प्यार करते हैं। अभी रक्षाबंधन आता है, सबसे पहले राखी मेरे को बांधे वो लोग, मतलब दूर से आके, बस से आके इतना। उस वक्त का अगर ध्यान रखिए कि यहाँ पे उन्होंने, सरकार ने यहाँ पे बैठने से मना कर दिया था, तो फिर कैसे उन लोग इतने दिन तक और ऐसे डटे? नहीं, देखिए, पुलिस तो लगातार प्रयास कर रही थी उनको हटाने का, क्योंकि वो सरकार के चेहरे पे एक बदनुमा धब्बा जैसा हो गया था, और सरकार नहीं चाहती थी कि ये चीज़ें पब्लिक देखे, तो इसीलिए माना तूता में शिफ्ट कर दिए थे। लेकिन उनको नहीं हिला पाए, क्योंकि हम लोग जाकर विरोध करते थे, और हम ये महिलाएं भी इतने ज़्यादा थी कि आपको याद होगा एक बार वो तालाब में कूद गए थे कुछ महिला। हाँ, एक महिला तालाब में के लिए, कुछ महिलाएं तो आत्मदाह करने को तैयार थी, तो हम लोगों ने रोका है और खप्पर रैली निकाले। मतलब मैंने वैसा संघर्ष, वैसी जीवटता मैंने नहीं देखी। छत्तीसगढ़ महतारी की जो बेटियां होती है, उनका जो संघर्ष है, मैं उसका साक्षी रहा, उसमें सहभागी रहा, ये मेरे लिए भी सौभाग्य की बात है। कुछ शिक्षाकर्मी भी थे वहाँ पे भी, आप आगे प्रतिनिधित्व करते दिखाई देते थे, हर आंदोलन में आप दिखाई देते थे, उनका हुआ क्या? देखिए, हर लोगों की उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हुई है, और सबने निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद इस चुनाव में दिया है। सत्येंद्र जी, हमने घोषणा पत्र में जो विषय लाया था, उसमें सबसे पहले हमने किसानों का विषय लाया था। 3100 में धान की खरीदी, 20 क्विंटल में खरीदी, 2 साल का बकाया बोनस, महतारी वंदन। तो सरकार ने पहली प्राथमिकता के तौर पे इन चीज़ों को पूर्ण किया। इसके अलावा जो 18 लाख से ज़्यादा आवास बनाने का हमारा जो वादा था, उसको हम पूरा करने जा रहे हैं। तो ये हमारी प्राथमिकता पे था। इसको भी किया। कर्मचारियों के लिए हमने कमेटी का गठन किया हुआ है नियमितीकरण को लेकर, और हर वर्ग मुझसे जुड़ा हुआ है, हर वर्ग की उम्मीद है, हर वर्ग को हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे। लेकिन सरकार 5 साल की है, जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लिया जा सकता। हम ऐसा नहीं करेंगे इन चीज़ों से मुकर गए हैं, हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। सरकार की भी अपनी प्रतिबद्धता होती है, बहुत सारी चीज़ों में बजट देखा जाता है, परिस्थिति देखा जाता है। तो सरकार धीरे धीरे, मुझे ऐसा लगता है, कार्य कर रही है। किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए हमने बहुत सारा कार्य किया। लोग ये कहते हैं कि भर्ती नहीं हो रही है, आश्चर्यजनक विषय है कि हर उसमें भर्ती हो रही है। अभी तक लगभग 4 से 5 हज़ार पदों की भर्ती निकल चुकी है।
उसके बाद ये आरोप लगाना, तो सारी चीज़ों को हम लोग सोशल मीडिया में सिलसिलेवार डालते भी हैं। जो नाराज़गी है उसको भी दूर करेंगे, लेकिन कभी भी वो काम नहीं करेंगे जो भूपेश बघेल की सरकार ने किया। आपकी सोशल मीडिया पे भी मैं देख रहा था अच्छी खासी फ़ैन फॉलोइंग है, लेकिन वही सोशल मीडिया अब आपके लिए कहीं ना कहीं दुष्प्रचार का जरिया भी बन गई है। वहाँ पे लोग आपको गालियाँ दे रहे हैं कि हमारी उस टाइम पे आपने ये वादा किया था, अब आप पूरा नहीं कर रहे हैं। वही सोशल मीडिया पे आपको गालियाँ दी जा रही हैं। देखिए, मेरी हर कर्मचारी संगठन के साथ में आज भी बात होती है। जो लोग गाली दे रहे हैं, पिछले बार वो हार पहनाते थे, तो राजनीति में दोनों चीज़ मिलती है। ठीक है, गाली दे रहे हैं, वो भी मेरे भाई हैं, उनकी गाली से मुझे दुख नहीं होता है, पर मेरा ये साफ कहना है कि गाली देने से, कोसने से कोई समस्या का समाधान होता है तो रोज़ गौरी शंकर श्रीवास को गाली दे, वो ओपी चौधरी जी और मुझे ज़्यादा टारगेट किया जाता है। तो मेरा साफ कहना है कि इतनी हड़बड़ी क्यों हो रही है? हड़बड़ी इसलिए हो रही है क्योंकि उनकी उम्मीद हमारे से है। हड़बड़ी होनी भी चाहिए। सरकार कभी भी किसी मुद्दे पे बात करने के लिए पीछे नहीं हटी है। अभी DED संघ के लोगों की उप मुख्यमंत्री जी से बैठक करवाया गया है, फिर एक दौर की बैठक होगी, तो इस सारा समाधान अंत में टेबल में ही होना है। कोसने से, गाली देने से अगर उनको खुशी मिलती है तो भी मेरे भाई है, मैं उनका भी स्वागत करता हूँ। राजनीति में दोनों चीज़ मिलती है। लेकिन आप जो ये बात बोल रहे हैं, ये तो मतलब उस टाइम पे कांग्रेस बोलती थी, आज आप सत्ता में हो गए। जो कांग्रेस अपना पक्ष रखती थी, आज आप वो बोल रहे हैं। कांग्रेस, कोई ठोस कदम कब तक इनके लिए कांग्रेस और भाजपा में सबसे बड़ा फर्क है कि कांग्रेसी किसी भी मुद्दे पे बात नहीं करते थे, संवाद नहीं करते थे। हम आज भी संवाद कर रहे हैं। अभी DED संघ का आंदोलन था, रात में मुझे फ़ोन आया कि भैया आप आ जाइए, हम आंदोलन हम समाप्त कर रहे हैं, आपके सामने हम करेंगे। पहली बार सरकार के तरफ से, संगठन के तरफ से मैं वहाँ पर गया, मैंने बातें की सबके सामने, हजारों छात्रों के सामने, अभ्यर्थियों के सामने बात की, मीटिंग करवाया है। मैंने उम्मीद दी है, और ये सिर्फ हवाबाजी नहीं है। ये सरकार ने जो कहा है, जो अक्षरशः उसका पालन होगा। मोदी जी की गारंटी निश्चित तौर पर लागू होगी। लेकिन सरकार हमारी 5 साल की है, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, सारी चीज़ें हो जाए, ऐसा इतिहास के कालखंड में कौन सी सरकार ने किया है सत्येंद्र जी? मुझे उस सरकार का नाम अगर आपके संज्ञान में तो बता दीजिए, जिन्होंने 1 साल में अपने पूरे घोषणा पत्र का क्रमशः पालन कर दिया हो। अभी सोशल मीडिया पे चल रहा है कि मोदी जी का घोषणा पत्र झूठा है। हो सकता है जो बोल रहे हैं उनको मोदी जी का घोषणा पत्र झूठा लग रहा हो, पर प्रदेश के लाखों किसानों को तो नहीं लग रहा है, जिनको 3100 में राशि मिल रहा है, जिनको 2 साल का बोनस मिला है। उन 18 लाख परिवारों को तो नहीं झूठा लग रहा है, जिनके लिए आवास तैयार हो रहा है, जिनकी स्वीकृति हो चुकी है। उन बहनों को तो नहीं लग रहा, 70 लाख से ज़्यादा बहनों को, जिनके खाते में महतारी वंदन का हर महीने 1000 रुपये जा रहे हैं। तो खाली कुछ ऐसा वर्ग भी रहता है कांग्रेस समर्थित लोगों का, जो अपना एक एजेंडा चलाता है, उसका भी स्वागत है। जो अगर इस प्रकार की बातें कह रहा है, तो आम जनता में उनका परसेप्शन क्या है? ओपी चौधरी जी के बारे में क्या बोलेंगे? वो किस तरीके के नेता है? ओपी चौधरी जी एक विजनरी नेता हैं, प्रदेश की सबसे बड़ी उम्मीद है युवा वर्ग। और जो गृह मंत्री ने बोला था बड़ा आदमी बनाएंगे, क्या उनको बस यहीं तक बनाना है कि और भी आगे ले जाना है? मुझे ऐसा लगता है कि वित्त मंत्री की भूमिका एक बड़े आदमी के रूप में सबसे प्रमुख है। आज प्रदेश के वित्त मंत्री आवास पर्यावरण की बड़ी जिम्मेदारी वो संभाल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। और ओपी चौधरी जी का जो विज़न है वो प्रदेश को लेकर काफ़ी बड़ा है। आप सोचिए, उस व्यक्ति ने कलेक्टर रहते हुए एक नालंदा परिसर बनाया, आज वित्त मंत्री होते प्रदेश के हर जिले में बना रहे हो। रायगढ़ में भी अद्भुत उनका सबसे भव्य नालंदा परिसर बन रहा है, जहाँ लोग लाभान्वित होने जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि वो व्यक्ति ज़मीन से जुड़ा हुआ, शिक्षा को लेकर कितना डेडिकेटेड है। कलेक्टर रहते हुए एक जिले में बनवाया, वित्त मंत्री रहते पूरे प्रदेश में इसको लागू किया। कितने बच्चे, कितने लाखों बच्चे इसका लाभ लेंगे, पढ़ेंगे, IAS बनेंगे, अधिकारी बनेंगे। तो ये एक सोच है। ओपी चौधरी वास्तव में नेता नहीं, एक सोच है, विजन है। मैं बोला युवाओं के बीच में इसीलिए सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। लेकिन वो युवा आजकल सोशल मीडिया पे उनको भी ट्रोल कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि जो हरा भरा पेड़ होता है ना, पत्थर उसी में मारा जाता है। और लोगों को हर चीज़ जल्दी चाहिए, बिल्कुल उनका हक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आने वाले समय में सारी जो चीज़ें हैं उसको बिल्कुल गले लगाते हुए, सारी चीज़ों का आकलन करते हुए, जो भी चीज़ है, जो भी गुण दोष है, उसको दूर करेंगे। कहीं कोई लाग लपेट वाली बात नहीं। ओपी चौधरी जी का कुछ वीडियो इन्होंने काट छाट कर प्रसारित करने का प्रयास किया, उनकी छवि धूमिल करने का कुछ लोगों ने प्रयास किया, उनकी आधी अधूरी बातों को सोशल मीडिया में प्रेजेंट किया। मैं इसको भी उचित नहीं मानता। अभी एक सोशल मीडिया पे वायरल जो वीडियो हो रहा था, जिसमें ओपी चौधरी जी कह रहे थे अगर सरकार नौकरी भी निकाल देगी तो तुम सबको नौकरी मिल जाएगी क्या? देखिए, तो उस बात से इसका क्या मतलब? उस बात से मैं कुछ हद तक सहमत हूँ। मैं
और मैंने कहा ना कि उस बात को गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया। भाई प्रदेश में आज 3 करोड़ की आबादी है, कितने लाख लोगों को नौकरी मिलेगी सरकारी? सबको नौकरी देना संभव नहीं है। हम स्वरोजगार की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम कृषि की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम वैल्यू एडिशन की तरफ नहीं जा रहे हैं, हम सबको नौकरी चाहिए। अगर ये चीज़ मैं भी सोचा होता तो मैं आपके सामने ऐसा नहीं बैठा समस्या भैया ये है कि जब आप विपक्ष में होते हैं तब बहुत बड़े वो दिखाए जाते हैं सपने कि ये भी हो जाएगा, नौकरियां भी मिलेंगी, लेकिन जो पार्टी चाहे आपकी पार्टी हो या कांग्रेस हो, जब सत्ता में आ जाती है तो दोनों ही पार्टी डिफेंसिव हो जाती हैं कि आपको इतना नहीं होगा। तो विपक्ष में रहते हुए इतनी हवाई बातें क्यों की जाती? सत्येंद्र जी, हमने कभी जनता से ये नहीं कहा कि हम शराबबंदी कर देंगे, हमने ये नहीं कहा कर्मचारियों से कि सबको नियमित कर देंगे, ये वादा भूपेश बघेल जी करते थे। हमने कहा कि हम 1 लाख नौकरी देंगे, वो देंगे, हम रोजगार देंगे लोगों को, वो दे रहे हैं। अभी एक एसआई वाला जो रिजल्ट नहीं आया वो लोग भी मुंडन करा रहे थे क्या वहाँ पे? देखिए उसमें 2 विषय है। उसमें एक वर्ग है वो उस परीक्षा को निरस्त चाहता है, परिणाम निरस्त किया जाए क्योंकि भ्रष्टाचार हुआ है। दूसरा पक्ष परिणाम घोषित करने के लिए लगा हुआ है। कुछ लोग इस विषय को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए हैं, पहले हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट का फैसला आ गया है, सरकार को उसमें फैसला लेना है। क्या फैसला है उसमें? हाई कोर्ट ने परिणाम जारी करने का निर्देश दिया है, जो मुझे जानकारी मिली है। सरकार उसके सारे चीज़ों पर अध्ययन कर रही है। सरकार ये भी देख रही है कि दूसरा पक्ष कहीं सुप्रीम कोर्ट तो नहीं चले गया और कहीं कुछ बात तो नहीं आ गई है। भाई सारी चीज़ों को ओपिनियन लेकर जारी होगा ना, ऐसा थोड़ी कल हाई कोर्ट से फैसला आ गया तत्काल आज जारी हो जाएगा। सरकार विधि सम्मत तरीके से जो भी कानून का जो आदेश है उसके हिसाब से कार्य करेगी। उसमें रिजल्ट घोषित करना है या निरस्त करने का है? अभी जिस हिसाब से फैसला आया है उसमें घोषित करने का निर्देश मिला है सुप्रीम कोर्ट से। हाँ, लेकिन उसमें कौन कौन से वर्ग हैं देखिए, प्लाटून कमांडर को लेकर, उसके रोस्टर को लेकर कुछ गुणदोष था उसमें, उस पर बात हुई है। और मेरी जो जानकारी है उसमें जारी करने के आदेश हाई कोर्ट से आए हैं, तो कैबिनेट को, सरकार को उसमें फैसला लेना है। जैसे हमारे ऑन स्क्रीन हमारे सीएम साहब जो है बड़े शांत दिखते हैं, आपको क्या लगता है जब आप उनसे मुलाकात करते हैं, आप जानते हैं उनको, तो वो वाकई शांत इंसान है या फिर कुछ और है वो पर्दे के पीछे? देखिए विष्णुदेव जी जैसा सरल और शांत इंसान राजनीति में अब के दौर में मिलना बहुत कठिन है, और बहुत ही वास्तव में ऐसा नहीं है कि वो दिखाते कुछ हैं रहते, ऐसा वाला उनका नेचर नहीं है। वो बिल्कुल वही है जो दिख रहे हैं, लेकिन जब पार्टी की और उनके क्षेत्र की बात आती है तो उस पर वो समझौता नहीं करते। जैसे अभी कुछ बड़े निर्णय लिए अधिकारियों को लेकर, किताब वाला मामला आया तो महाप्रबंधक को निपटा दिया, अटल चौक वाला एक वीडियो उनका वायरल हो चुका है। तो ऐसा नहीं है, अटल चौक जो था उनके क्षेत्र में उसको वहाँ के इंजीनियर ने तोड़ दिया था। इस राज्य के जो निर्माता हैं, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को चौक को तोड़ना उनको बिल्कुल भी रास नहीं है। उनका वीडियो आज भी वायरल है, जिसको मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा वायरल किया गया, मतलब जैसे कि छवि पूरी धूमिल हो जाए विष्णुदेव जी की। विष्णुदेव जी को गुस्सा बहुत कम आता है, लेकिन जब आता है तो फिर आता है। क्या था उसमें, मैं देख नहीं पाया, इसलिए आपसे पूछा। उस वीडियो में उन्होंने अधिकारियों को जिस अंदाज में धमकाया है, लोगों ने कभी वैसा उनका रूप नहीं देखा। अच्छा। और तत्काल उसके बाद विपक्ष में रहने के बाद भी उस पर तत्काल एक्शन लिया गया। हाँ। तत्काल फिर उस चौक को वैसे व्यवस्थित किया गया। अच्छा। और ये हमारे सम्मान की बात थी। कब की बात है? 2021-22 की घटना है। तो पुरानी, मतलब आपका शासन नहीं था तब हाँ, की बात है। उस समय मतलब मैं भी वो वीडियो को देखा तो मुझे भी अच्छा लगा कि भैया विष्णु भैया का ये अवतार लोगों के बीच आना चाहिए। एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया। राष्ट्रीय प्रवक्ताओं ने भी उस वीडियो को वायरल किया कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं, देखिए कैसी भाषा बोल रहे हैं, कैसे चमका रहे हैं। जब मुख्यमंत्री बने उसके बाद उस वीडियो को अचानक से निकाल के वायरल किया गया, लेकिन ये रूप भी हम देखना पसंद करते हैं। तो मतलब एक अगर भाजपा की स्ट्रेटजी देखें तो जब रमन सिंह मुख्यमंत्री बने थे उस वक्त उनकी भी छवि कुछ इसी तरह की थी और 15 साल राज किया, तो क्या वही जो है अभी कंटिन्यू करना चाह रही भाजपा? भूपेश बघेल जी आक्रामक थे, क्या हाल हुआ उनका आपने भी देखा है, मैंने भी देखा है। क्या उनकी शब्दावली रहती थी, कैसा उनका तेवर था। भाई आक्रामक तेवर मुझे ऐसा लगता है कि विपक्ष में ज़्यादा शोभा देता है। सरकार में आने के बाद आपको फिर विनम्र होना चाहिए, वो चीज़ें भूपेश बघेल जी में दिखाई नहीं पड़ी। डॉक्टर साहब 15 साल आप देखेंगे, मुझे तो नहीं मालूम, आपको शायद मालूम हो सकता है, मैंने कभी डॉक्टर साहब के चेहरे पर शिकन, तनाव और गुस्सा नहीं देखा। नहीं देखती, बिल्कुल नहीं देखा। वो बातों बातों में बड़े प्यार से कलेक्टरों को उल्टा लटकाने की बात जरूर कर देते हैं, वो भी प्यार से करते हैं, लोग बुरा नहीं लगे तो। बिल्कुल, मतलब मैं साहब के तो नेचर का मैं कायल आज भी हूँ।
मुस्कुरा के, चाहे कितनी भी गंभीर बात हो, कोई भी वो हम लोग कभी जाते हैं उनके पास में तो वैसे ही आज भी मिलते हैं आत्मीयता के साथ में। कभी भी कोई कितना बड़ा विषय क्यों ना हो, मैंने अभी तक उनके चेहरे पे तनाव नहीं देखा। अच्छा, जब चुनाव आता है तो आप किसका प्रचार करने जाते हैं? इस चुनाव में सबसे ज़्यादा आनंद किसी ने लिया तो मेरे को लगता है कार्यकर्ता के तौर पर मैंने लिया। अच्छा। मुझे सबसे पहले विजय, चूँकि पहले चरण में चुनाव कवर्धा राजनांदगांव जिले में था, तो माननीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा जी ने मुझे अपने क्षेत्र में विशेष तौर पर बुलाया और बतौर प्रचारक मुझे वहाँ पर उन्होंने जो सम्मान दिया, मैंने 22 से 23 सभा लिया वहाँ पे कवर्धा में और लोगों के मैं बहुत नज़दीक तक पहुँचा। लगभग 5 दिन था अपनी टीम के साथ में, तो विजय भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया क्योंकि लोगों का जो हुजूम उड़ता था रात रात को जब मैं भाषण देता था, हज़ारों की संख्या में, मतलब मैं उम्मीद नहीं किया था कि रायपुर से कोई युवक जा रहा है उसे सुनने के लिए इतने सारे लोग जाएंगे। तो एक सांस्कृतिक दल का जत्था फिर पहले से प्रचारित कि मैं जा रहा हूँ, मतलब विजय भाई साहब ने मुझे एक स्टार प्रचारक टाइप वहाँ पर भूमिका दी। फिर एक कार्यक्रम में अचानक टकरा गए, गले लगे और बहुत स्नेह दिया उन्होंने। उनका ये कहना था कि गौरी भाई साहब आखिरी तक रहिए, पर चूंकि मोदी जी का दुर्ग में आगमन था, वहाँ का प्रभारी था मैं, तो मुझे जाना पड़ा। अंतिम 2 दिन में प्रचार नहीं कर पाया, बाकी 5-6 दिन वहाँ में था। फिर साझा भी गया ईश्वर साहू जी के लिए, तो वहाँ का वातावरण और गजब था। मतलब चुनाव क्या होता है ये हमने साझा में देखा। क्या हुआ था? मतलब वो ऐतिहासिक चुनाव है। उस चुनाव को कोई प्रत्याशी पार्टी नहीं लड़ रही थी, उस चुनाव को व्यक्तिगत तौर पर जनता लड़ रही थी। जो वहाँ का चुनाव था वो दिमाग का चुनाव नहीं था, दिल का चुनाव था। लोगों की भावनाएं बीरनपुर हत्याकांड के बाद से बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई थी। जो वहाँ पे टेम्परेचर था, उस टेम्परेचर में ईश्वर साहू जी के साथ प्रचार करना मुझे बहुत पसंद आया। बहुत सरल, एक सामान्य सा व्यक्ति, मैं तो एक चुनाव में था, वो आज भी वीडियो वायरल है, टूटा हुआ चप्पल पहने हुए, कुछ ऐसा नहीं, बिल्कुल बहुत ही सामान्य। आप भारतीय जनता पार्टी को देखिए कि जो हमने प्रयोग किया एक सामान्य व्यक्ति को टिकट देने का, जो मेहनत मजदूरी करते थे दूसरे प्रदेश में जाके, आज जो विधायक है, तो वो कोशिश कांग्रेस इधर भी कर रही है कवर्धा में। नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टियों का जो एजेंडा है वो बहुत अलग है। कांग्रेसियों ने, मेरा ये कहना है कि 5 साल भूपेश बघेल जी कवर्धा कितनी बार गए? बीरनपुर में हत्याकांड हुआ, क्या गृह मंत्री पहुंचे? भूपेश बघेल का जाना जरूरी है कि उनके जो भी प्रतिनिधि हैं उनका जाना जरूरी है? मेरा ये कहना, गृह मंत्री पहुंचे? नहीं पहुंचे। बीरनपुर में गृह मंत्री पहुंचे? नहीं पहुंचे। स्थानीय विधायक रविंद्र चौबे जो मंत्री थे वो पहुंचे? नहीं पहुंचे। यहाँ छोटी सी भी घटना हो रही है, गृह मंत्री हमारा पहुंच रहा है। बड़ौदा बिहार में देखिए आप, और ऐसा नहीं कि पहुंचने से सिर्फ पहुंचने तक सीमित है, कार्रवाई भी हो रही है। बड़ौदा बिहार में घटना हुआ, एसपी कलेक्टर को नाप दिया गया, कवर्धा में नाप दिया गया। अब मैं 2 घटना बताता हूँ आपको। नारायणपुर में क्या हुआ, मिशनरी समाज और आदिवासी वर्ग के भी संघर्ष हुआ, एसपी का सर फटा, पुलिस वाले चोटिल हुए, आदिवासी चोटिल हुए, किसी भी कोई कार्रवाई नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में कार्रवाई हुई सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं, एसपी कलेक्टर को नहीं हटाया गया, जबकि पत्र। तो कांग्रेस तो बोलती यही है ना कि जब भाजपा विपक्ष में होती है तो उग्र आंदोलन करेगी, भड़काएगी लोगों को। कांग्रेस का स्टैंड ही यही होता है। देखिए, हमने उस आंदोलन के हिस्सेदार थे ही नहीं। हाँ। बीरनपुर में जो हुआ, कवर्धा में जो हुआ, भूपेश बघेल जी ने कोई एक्शन लिया? एक्शन क्या होता है हम दिखा रहे हैं ना। सरकार क्या होती है, हाजिर जवाबी क्या होता है, ये गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी दिखा रहे हैं। इतने बड़े IPS हैं पल्लव जी, सोशल मीडिया के, मुझे ऐसा लगता है कि देश के सबसे बड़े इन्फ्लुएंसर है। लेकिन जब बात आई सरकार की और लोगों की हितों की, तो तत्काल नाप दिया गया। ये सरकार होनी चाहिए। कानून व्यवस्था तो फिर भी नहीं सुधर रही है। देखिए, कानून व्यवस्था रातों रात नहीं सुधरती सत्येंद्र जी। कानून व्यवस्था को अगर हम सोचेंगे कि 6 महीने में सारी चीज़ें सुधर जाए, 5 साल में जो रायता फैला है। आज राजधानी रायपुर में कोई आता है, बाहर का आता है, कोई भी यहाँ पर उसको चाकू मार के मौत के घाट उतार देता है। तो मतलब ये राजधानी के हाल है, तो गाँवों में और क्या स्थिति होगी इसकी? गुजरात का एक मुसलमान युवक आता है, एक लड़की का बलात्कार करता है, उसका हत्या कर देता है, ये भी 5 साल में मैंने देखा है। रांची के गुंडे आते हैं, कोरबा में आकर गोली मारते हैं, रंगदारी करते, ये भी मैंने देखा है। इसी राजधानी में लोगों को हत्या करके खुद वीडियो बनाकर वायरल करते ही मैंने देखा है 5 साल में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ इससे हमारे चीज़ें कम हो जाएगी, जिम्मेदारी, ये चीज़ें 5 साल में बढ़ी है। लेकिन बात तो डिफेंस करने वाली हो गई ना कि ऐसा वहाँ हुआ तो यहाँ भी हो। मतलब ऐसा नहीं कि चीज़ें अभी हो रही है, ये पहली बार ऐसा नहीं कि पहली बार ऐसा हुआ कोई बाहर का आदमी आया, चाकू मार दिया, चले गया। उस समय तो ये हालात थे कि बाहर प्रदेश के लोग, गुंडों की आमद बढ़ गई थी। आप उस घटना को याद कीजिए, जो तस्कर थे, गांजा के तस्कर थे, जिन्होंने भरे नवरात्र में जीप चढ़ा दिया था श्रद्धालुओं पे, उस घटना को आप और मैं उसके साक्षी रहे हैं जसपुर में। तो ये सारी चीज़ें उस समय भी हुई है। मैं नहीं कहता कि अब होनी चाहिए, लेकिन तभी तो बदल दिया।
तो फिर अगर आपके शासन में नहीं रोकेंगी तो भाजपा भी बदल जाएगी। देखिए, हम बेहतर पुलिस जिनको 5 साल उन्होंने लूप लाइन में रखे हैं, सारे पुलिस के जितने भी ऑफिसर हैं उनकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनको जल्द मैदान पे आप उतारा जाएगा। रिजल्ट ओरिएंटेड जो लोग हैं उनको ग्राउंड पे आप देखेंगे। हम ये भूपेश बघेल जी जो किए कि अच्छे योग्य अभिसारी ये भारतीय जनता पार्टी का है, फलाना रमन सिंह जी का खास था, ये उसका ये पसंदीदा अफसर था, इसको बैठा दो, फ्रंट में डाल दो, ये नहीं चलेगा। जो रिजल्ट ओरिएंटेड अफसर है उसको बिल्कुल ग्राउंड पे आपको तैनाती मिलेगी। मरीन ड्राइव में घटना हुई, बहुत दुखद घटना है। 2 दिन से आप भी मरीन ड्राइव जाएं, मैं भी जा रहा हूं, आज भी चलिए मेरे साथ में आप। अब क्या हालात है उसको देखिए। क्रिया कोई भी हो दुखद होती है, कोई भी सरकार नहीं चाहती कि ऐसी घटना घटे। नागरिक की सुरक्षा हमारा परम कर्तव्य है, पहली प्राथमिकता है। अगर हम सुरक्षा नहीं दे पा रहे हैं तो हमारे लिए भी दुखद और प्रश्न चिन्ह उठेगा, पब्लिक उठाएगी। लेकिन अगर उस पर आप एक्शन ले रहे हैं, दूसरा किसी अपराधी को अगर आप बचाने का प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पे फिर बात बिगड़ जाती है, जो ये कांग्रेस सरकार में होता था। हम तत्काल क्रिया की प्रतिक्रिया कर रहे हैं, लगातार इन चीज़ों को बचाने का या इन चीज़ों को आप इस तरीके से देखिए कि इन चीज़ों को कैसे हम रोक सकें, इस पे हम कार्य कर रहे हैं। बेहतर पुलिसिंग क्या हो सके, इस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ महीनों में चीज़ें आपको दिखेगी, ग्राउंड पे दिखेगी। गौरी भाई, आपकी हेल्थ हाइट भी अच्छी है, आप लंबे चौड़े हैं, राजनीति में इसका आपको फायदा मिलता है क्या? कुछ बदलाव दिखता है कि आपके आने से प्रभाव कुछ पड़ रहा है अलग? हाँ, थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है आपके अंदर, भीड़ में जाओ तो थोड़ा सा अलग दिखते हैं। प्रिविलेज मिलता है। राजनीति में आप देखेंगे लंबे कद काठी के लोगों को महत्व मिला। डॉक्टर साहब को देख लीजिए, पूर्व विद्याचरण शुक्ला जी, श्यामाचरण जी, सब अच्छे कद काठी के लोग थे। और चूंकि मैं फिटनेस को बहुत ज़्यादा ध्यान देता हूँ, मैंने कुश्ती भी खेली है, मैंने अखाड़े भी किए हैं। हाँ, मैं वही पूछ रहा था कि राजनीति के अलावा क्या क्या करते हैं आप? राज्य का पहला मिस्टर छत्तीसगढ़ रहा, मॉडलिंग करता था उस समय, कॉलेज के समय सुपर मॉडल था। ग्रासी मिस्टर इंडिया का भी सफ़र तय किया। उस समय दिग्जाम और विमल के ऐड करता था मैं, उस समय जब विमल शूटिंग का और दिग्जाम का जब राज्य बना था, जब कोई नहीं जानता था। बहुत सारे ऐड कैंपेन में भी भाग लिया और आर्थिक पक्ष बहुत कमज़ोर था, इसलिए इसमें मैं बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाया। शारीरिक रूप से काफ़ी मेहनत की, आज भी कर रहा हूँ। समय के साथ साथ चीज़ें बदलती, भूमिका बदल जाती है। अब कहीं पे जज या इसकी जूरी की भूमिका में बुलाते हैं तो जाता हूँ। फैशन वर्ल्ड से अभी भी मैंने नाता नहीं तोड़ा है। अच्छा, लेकिन व्यायाम जो नियमित करता हूँ। अपने यहाँ तो बॉलीवुड भी है, कभी फिल्मों का ट्राई किया? अभिनय में कोई रुचि नहीं है और मुझे आता भी नहीं है। अच्छा। रील से ज़्यादा रियल लाइफ पसंद है मुझे। और मेरा तो मतलब साफ कहना है कि आपका शरीर स्वस्थ है तो सब कुछ स्वस्थ है। सबसे अच्छी बात यह है सत्येंद्र जी कि मैंने कभी भी नशा को अपने जीवन में नहीं लाया। आज भी नियमित व्यायाम करूंगा और देसी जो तकनीक है उस पर ज़्यादा मेरा फोकस रहता है। आजकल के जो युवा पाउडर जो खा रहे हैं फैब्रिकेटेड जल्दी, उसके मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं वो नहीं खाना। शरीर अंदर से स्वस्थ होना चाहिए आपका। भले आपका मसल्स मत दिखे बहुत ज़्यादा, लेकिन अंदर से आप फिट हैं तो आपको अलग कॉन्फिडेंस आएगा हर चीज़, हर क्षेत्र में आप आगे बढ़ेंगे। आप इतनी बड़ी कद काठी लेके कभी पुलिस लाठियाँ भी मारती है तो भागते बनता है आपसे? नहीं, भाग तो मैं जाता हूँ, आज भी दौड़ता हूँ मैं। अच्छा, कितना? लेकिन लाठी का उतना ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। ऐसा हुआ है बहुत बार। हाँ, पुलिस ने कभी करी है थोड़ी ठंडी लाठियाँ आप पे? और कई बार ऐसा हुआ है कि 6-7 पुलिस वाले एक साथ आते थे मुझे पकड़ने रोकने के लिए। वो भी सब चीज़ें हैं, सब समय के साथ बदलता है। वही कहाँ कोई ऐसी घटना आपको याद आती हो जब पुलिस ने आपको देखिए, इस तरीके से किया हो? वहाँ पे जब सरकार बदली 2018-19 में, जब वहाँ पे वहाँ की बहनों के साथ में मारपीट की घटना हुई थी कांग्रेस के नेताओं के द्वारा, तो पहला आंदोलन था मुझे ऐसा लगता है सरकार जाने के बाद, जिसमें हम लोगों ने एसडीएम कार्यालय का गेट उखाड़ के फेंक दिया था। 700 कार्यकर्ता थे, उन्होंने विशेष तौर पर मुझे बुलाया था, तो वहाँ पुलिस ने लाठी भांजा था, लेकिन मैं खड़ा ही रहा। अच्छा, मतलब बहुत ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। पुलिस की लाठियों का भी असर नहीं पड़ा? बहुत ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। उसका वीडियो में देखता हूँ, कई बार मिल नहीं रहा है बहुत, क्योंकि सब कार्यकर्ता तितर बितर हो गए थे। वो आंदोलन बहुत शानदार था। अच्छा, मतलब एसडीएम कार्यालय का गेट हम लोग उखाड़ के फेंक दिया, अंदर तक घुस गए। बाद में फिर प्रशासन भी दबाव में है और एफआईआर दर्ज हुआ कांग्रेस नेताओं के खिलाफ में। तो मतलब कोई युवा जो हमारा इंटरव्यू आपका देख रहे हैं तो तैयार रहे लाठी खाने के लिए? मुझे ऐसा लगता है बिना लाठी खाए तो आप नेता बन ही नहीं सकते हैं। और राजनीति में जितने लोग भी नेता बने हैं, जिनका भी कार्यकाल आप देख लीजिए, विरोध की राजनीति करते ही बने हैं। प्रोटेस्ट करने के बाद वास्तव में राजनीति क्या होती है विपक्ष में ही समझ आता है। पक्ष में भूमिकाएं आपकी सकारात्मक रहती है
या ये बोल लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा एक जिम्मेदार भूमिका में रहते हैं। विपक्ष में आपकी भूमिका सिर्फ पार्टी तक। कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रास्ता देखते हैं, जो जीत गया पिछले दरवाजे से उसके साथ पहुंच जाते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसे लोग भी हैं, अवसरवादी लोग। इनको राजनीति की भाषा में सत्ता पार्टी के लोग बोलते हैं। अच्छा। कि जहाँ सरकार वहाँ भी बहुत लोग आ गए, हमारे यहाँ भी यही सरकार बदली कुछ आ गए, तो मौका परस्त की तरह किरदार बदलते हैं, कुछ यार बदलते हैं वाली बात है, तो वही हो रहा है। चलिए, तो आप हमारे जाते जाते दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे आप? दर्शकों को मैं यही कहना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ अब खुला सांस लेने वाला बन गया। 24 साल का युवा छत्तीसगढ़, युवाओं का छत्तीसगढ़, जिसको जन्म दिया अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, पालन पोषण जिसका किया डॉक्टर रमन सिंह जी ने, अब उस छत्तीसगढ़ को संवारने की जिम्मेदारी माननीय विष्णुदेव साय जी के कंधों पे है। हम सब मिलकर उनका कंधा मजबूत कर रहे हैं, हर वर्ग तक पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। जो लोगों की उम्मीद थी उसको पूरा करने का लगातार प्रयास हम लोग करेंगे। केंद्र सरकार का भी लगातार हमको सहयोग मिल रहा है। और सत्येंद्र जी, मुझे ऐसा लगता है कि इस कार्यकाल में सबसे बड़ा हमारी जो विजय होगी वो नक्सलवाद पे होगी, क्योंकि सरकार जिस हिसाब से नक्सलवाद के खिलाफ में अभियान छेड़ रही है और जो योजना बनाई है, तो निसंदेह ये प्रदेश नक्सल मुक्त होने जा रहा है, ऐसा अंदेशा मुझे दिख रहा है। बहुत अच्छी रणनीति के साथ में सरकार कार्य कर रही है, माननीय विजय शर्मा जी कर रहे हैं। कहीं कोई निसंदेह नहीं। जो हमारा एक जो दूसरे प्रदेश से जो बोला जाता है कि छत्तीसगढ़ में नक्सली रहते हैं, नक्सलवाद वहाँ पे बहुत ज़्यादा, इसकी समाप्ति जिस दिन हो जाएगी उस दिन मुझे लगेगा वास्तव में छत्तीसगढ़ पूर्ण हुआ है। आपको अगर पार्टी किसी क्षेत्र से, एक विशेष क्षेत्र से अगर बोलती है चुनाव लड़ने के लिए, तो आपका पसंदीदा क्षेत्र कौन सा रहेगा, अगर भविष्य में कभी मिलता है चांस तो? भविष्य में अभी तय नहीं हुआ है। फिर भी अगर मिलती है, कौन सी आपकी रहेगी इच्छा की उस क्षेत्र की सेवा? देखिए, अभी जिन क्षेत्रों से मैं पार्टी के सामने मैंने जो अपना पक्ष रखा था या बायोडाटा दिया था, उन क्षेत्रों में हम जीत चुके हैं। जहां हम नहीं जीत पा रहे हैं, जो कठिन है, उस क्षेत्र में मैं जाना चाहूँगा, उसका मैं अध्ययन करूँगा। अभी मैंने अध्ययन नहीं किया है। पाटन से लड़ना चाहेंगे भूपेश बघेल? बिल्कुल, मैं अभी भी चाहता था, बिल्कुल चाहता था मैं। भूपेश बघेल जी का राजनीतिक व्यक्तित्व जो है, उससे भी मैं प्रभावित हूँ। ऐसा नहीं है, विरोधी भी आपका अगर लड़ाकू है तो भी एक उनकी खासियत है, उसकी भी तारीफ होनी चाहिए। और भूपेश बघेल जी भी मेरी बहुत तारीफ करते हैं, सार्वजनिक मंच से ही बोल चुके हैं, कई बार उन्होंने प्रेस वार्ता भी ली है। लेकिन सबकी भूमिकाएं होती है, कभी ऐसा मौका मिला तो निसंदेह पाटन से मैं लड़ूंगा। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे जो स्लोगन बनते हैं भाजपा के, वो कौन बनाता है? वो पूरी टीम है या आप ही लोग मिलजुल के बना लेते हैं कुछ? हमारे यहाँ सब एक से एक धुरंधर हैं सोशल मीडिया में। आप भी धुरंधर हैं सोशल मीडिया के? कंटेंट है, सबके अपने शेरो शायरी हैं। आपका कोई खास कंटेंट सोशल मीडिया पे? नहीं, मेरा वर्तमान में भी कोई कंटेंट नहीं है। पिछला कोई कंटेंट अच्छा लगाओ, जो आपको लगाओ मस्त लगा? पिछले समय में जो टामन सिंह सोनवानी को हम लोग घेरते थे, उसमें साफ बोलते थे, गली गली में शोर है, भूपेश टामन चोर है। भूपेश टामन चोर? हाँ, क्योंकि दोनों की जोड़ी थी, उन्होंने भ्रष्टाचार किया, पीएससी का घोटाला किया। तो ये एक स्लोगन था। दूसरा एक कविता में लोगों के बीच में जाकर, वहाँ पर हमेशा कर्मचारियों के आंदोलन में मैं गाता था, कुमार विश्वास की कविता थी। और जब वो कविता गाता था तो सारे आंदोलनकर्मी बड़े खुश होते थे। फिर उसकी डिमांड होती थी और भी आंदोलन में कि भैया उस हमारे ही तरफ से भी डिमांड हो रही, सुना दीजिए आप एक बार। राजा जब अंधा हो जाए तो, राजा जब अंधा हो जाए, सेवा जब धंधा हो जाए, सच दिखलाने वाला मीडिया छवि प्रबंधा हो जाए, छवि प्रबंधा हो जाए। युग कवि ना समझो खुद को तुम निर्बल और कमजोर, वाणी में भर के जनता के संकल्पों का जोर, चौराहे पे अभय पुकारो चोर चोर चोर। तो ये जो स्लोगन ये जब हम बोलते थे, उसका भूपेश बघेल जी का नाम लेते थे तो एक साथ लोगों की आवाज़ आती थी चोर करके। तो सारे मंत्रियों का नाम हम लोग क्रम से दोहराते थे, तो वो भी अद्भुत पल था। घोटाले की बारात हो, मतलब 5 साल विपक्ष क्या होता है मुझे सीखने मिला। भूपेश बघेल जैसा, उससे पहले आपने नहीं सीखा हो क्योंकि 15 साल सत्ता में थे। भूपेश बघेल जैसा विरोधी मिलना भी एक सौभाग्य की बात थी। हर दिन चुनौती, हर दिन उनका बयान ऐसा रहता था कि हम लोगों को अटैक करने का मौका मिलता था। तो ये भी बड़ा मजेदार रहा। 5 साल संघर्ष रहा, FIR झेले, गाड़ी जब्त हुई, मोबाइल जब्त हुआ, दर्जनों भर हमारे पर और भी आपराधिक मामले बनाने का प्रयास हुआ। तो
आनंद बहुत आया है। अब पेशी अटेंड कर रहा हूँ, बात अलग है। कितने केस लग गए आप पे? लगभग मेरे खिलाफ में 8 मामले बने हैं। 8 मामले अब पूरे लगभग फर्जी हैं। उसमें 2 से 3 मामलों को माननीय गृह मंत्री विजय शर्मा जी ने वापस लेने के लिए प्रस्ताव भेजा है। बाकी मामलों की विवेचना चल रही है। चलिए, बहुत अच्छी चर्चा रही आपसे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये हमारे साथ थे गौरी शंकर श्रीवास। काफ़ी अच्छी चर्चा रही है इनके साथ। और अब इस विषय में आप क्या सोचते हैं, अपनी राय भी आप कमेंट करिएगा, क्योंकि ये इनका पक्ष था। सत्ता में थे पहले तब कुछ था, फिर विपक्ष आया, विपक्ष में थे तब कुछ और चेहरा था, अब वापस कुछ और चेहरा है, डिफेंसिव मोड में है। तय आपको करना है इनकी बातें कितनी आपको सच्ची लगती हैं और कितनी झूठी। कमेंट ज़रूर करिएगा।